दोस्तों, आज है 2 जून और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल जो है ल्यूसेंट का वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बिहार स्पेशल देखते हैं ल्यूसेंट का। ये भी हम बता दें कि हम लोग जो है ल्यूसेंट के बिहार स्पेशल में जो है मौर्योत्तर काल तक हम लोग कर चुके हैं। आज जो है गुप्त वंश या गुप्त काल जो है करेंगे, गुप्ता पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है गुप्त वंश में गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें हम लोग तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्री गुप्त को कहा जाता है, जिसको कि कहीं कहीं महाराज गुप्त भी लिखा हुआ है। तो श्री गुप्त जो है महाराज के रूप में जाने जाते थे और ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं। जो श्री गुप्त है ये कहा जाता है कि ये कुषाण वंश जो थे उसके अंतर्गत ये कार्य कर चुके थे श्रीगुप्त। और ये भी है कि श्रीगुप्त का जो है के बाद वहां का शासक जो घटोत्कच बना, जो कि श्रीगुप्त का पुत्र था, लेकिन ये उतने शक्तिशाली नहीं थे। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है घटोत्कच के बाद गद्दी पर बैठा और ये जो है एक शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ, जो कि घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। और इसने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो चंद्रगुप्त मौर्य की पाटलिपुत्र राजधानी थी, उसी को जो है इसने राजधानी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया। आगे देखते हैं हम कि इस काल में जो है स्वर्ण और चांदी के जो है सिक्के भी मिले हुए हैं और चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए थे। गुप्त वंश में प्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। V.A. स्मिथ के अनुसार कुमार देवी के साथ विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य जो है प्राप्त किया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने बिंबिसार की भांति ही जो है विवाह संबंध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो एक तो उसने राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर जो है लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसने विवाह के उपरांत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और तथा स्मृति में जो है रानी की स्मृति में या विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए। तो राजा रानी के प्रकार के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक जो है फैला हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन आरंभ किया। इस संवत का आरंभ 320 ईस्वी में जो है किया गया। ये जरूर याद रखेंगे, ये बार बार पूछा गया है। गुप्त संवत कब है? 320 ईस्वी। आपको कहीं कहीं 319 ईस्वी भी मिलेगा। 319 ईस्वी। आप जो है हम लोग ईस्वी में आ गए हैं, तो 320 जो है और 319 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो गुप्त संवत जो है किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त इसका पुत्र शासक बनता है और इसने परम क्रमांक जो है सिंहासन पर बैठा। एक तरह से परम क्रमांक जो है इसने एक उपाधि ली, जैसे कि जो है महाराजा धीराज की उपाधि ली। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि गुप्त वंश में कौन सा प्रथम राजा था जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि ली? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसको तो रट लेंगे क्योंकि ये बार बार जो है पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, समुद्रगुप्त की बात कर रहे थे तो समुद्रगुप्त में हम आपको बता दें कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। ये ऐसा इसलिए कहा गया कि ये एक सैन्य योग्यता वाले सम्राट थे, महान विजेता थे
और अपने युद्धों में समुद्रगुप्त ने भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण कर कूटनीतियों और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देके भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जो है विजित किया था। इसलिए वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। ये भी बार बार पूछा गया, तो इसको भी आप लोग रट लेंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान और विद्या का उदार संरक्षक था, इसलिए इसे कविराज की संज्ञा भी दी गई है या कविराज भी कहा गया है। वहीं ये महान संगीतज्ञ और वीणा वादन का शौक भी रखता था। कुछ सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये वीणा के जो है वीणा वादन के प्रति इनकी रुचि जो है बहुत ही ज्यादा थी। आगे देखते हैं, उसने दैट मीन्स समुद्रगुप्त ने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री जो है नियुक्त किया। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है। ये जो है याद करेंगे, ये हालांकि पूछा नहीं गया है, बीपीएससी पूछ सकता है। समुद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ सम्राट था जिसने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया। उसे धर्मा प्राचीर बंध यानी धर्म का प्राचीर भी कहा गया है। उसके काल में ब्राह्मण धर्म का जो है पुनरुत्थान हुआ। आगे देखते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में ही, कि समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य मिलाए जिसमें कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक जो है ये विस्तार इसका था। समुद्रगुप्त इस विशाल साम्राज्य की राजधानी जो अपनी पाटलिपुत्र बनाया हुआ था। इसके बाद जो समुद्रगुप्त के बाद कुछ विद्वानों का मानना है कि रामगुप्त शासक जो है बने थे। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि रामगुप्त के बारे में राखल दास बनर्जी जो है उन्होंने सर्वप्रथम ये कहा था कि रामगुप्त गुप्त वंश के शासक बने थे, क्योंकि जो है जब शकों का आक्रमण हुआ तो इस समय रामगुप्त के समय शकों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने जो है शकों से हार गया था। हारने के बाद जो है पुनः क्या होता है कि एक संधि होती है। संधि में जो है ध्रुव देवी को शक कहता है भेंट करने के लिए, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये ध्रुव देवी बनकर जो है कपड़े पहनकर जाता है और शकों के राजा को मार देता है और फिर ये शासक बन जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ जगह जो है ये वर्णन है रामगुप्त का भी। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक बना और उसने विक्रमादित्य की जो है उपाधि ली। वह समुद्रगुप्त के प्रधान महिषी दत्ता देवी से उत्पन्न जो है थे। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि देवी चंद्रगुप्त एवं हर्षचरित में चंद्रगुप्त द्वितीय को साकारी या शक पर विजय प्राप्त करने वाला भी कहा गया है। शकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य उपाधियों के बारे में आपको बताएं कि इन्हें जो है देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि के नाम से भी जाना जाता था। उसने विक्रमांक, परम भागवत उपाधि जो है धारण की। उसने अपने समय में 3 प्रमुख राजवंश नागवंश, वाकाटक वंश और कादम वंश के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति को शकों का उन्मूलन जो है दोनों ने मिलकर किया। कादम राजवंश का शासन कुंतल कर्नाटक में था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कादम वंश के साथ जो है इन्होंने किया। आगे देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त के समय जो है ये
नवरत्न जो है इसके राज्य में था। तो चंद्रगुप्त चूंकि विद्वानों का जो है एक चंद्रगुप्त द्वितीय विद्वानों का बहुत बड़ा आश्रयदाता था, इसलिए इन्होंने जो है इसके काल में पाटलिपुत्र और उज्जैन विद्या का केंद्र भी रहा और दरबार में 9 विद्वानों का एक मंडली भी था जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें कालिदास जो है अग्रगण्य थे और इस नवरत्न में कौन कौन था वो जान लेते हैं, ये पूछा जाता है। धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, संकुल, बेताल बेताल भट्ट, उसके बाद घटक घटकर पर और वारामिहिर, भरूची, ये विद्वान जो है इसके नवरत्न में थे, ये पूछा जाता है तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की एक प्रमुख घटना चीनी यात्री फाहियान का भारत पर आगमन है, ये भी बार बार पूछा गया, तो इसको भी याद रख लेंगे कि फाहियान किसके काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है आया था। आगे देखते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त जो ये फाहियान आया था, इसने ये 399 से 414 ईस्वी तक भारत में विभिन्न स्थानों पर जो है भ्रमण किया और उसका भ्रमण वृत्तांत जो है वो की चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का जो है सुंदर निरूपण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। फाहियान के विवरण से चंद्रगुप्त के शासन काल में शांति, सुव्यवस्था, समृद्धि और सहिष्णुता आदि की बात जो है के बारे में सूचना प्राप्त होती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है, इसका एक स्तंभ है महरौली स्तंभ, ये जो है दिल्ली में स्थित है महरौली स्तंभ, और कुतुब मीनार के पास जो है ये एक लौह स्तंभ है जिसमें कि चंद्र नामक व्यक्ति या राजा का जो है वर्णन है, और ये राजा जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में कहा जाता है। महरौली स्तंभ को किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है बनवाया, ये भी याद रखेंगे। और इस स्तंभ पे जो है एक लेख भी गुप्त काल का है, इसमें जो है यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही है, ये कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का भक्त था और उसकी प्रिय उपाधि परम भागवत जो है उन्होंने ली थी। संभवतः महरौली और लौह स्तंभ चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने पिता की याद में उत्कीर्ण करवाया होगा, उस पर स्तंभ ये माना जाता है, लेकिन आप महरौली स्तंभ का याद रखेंगे। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बनता है, जिसको कि महेंद्रादित्य उपाधि भी था, जिसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से जो है ये उत्पन्न थे। कुमारगुप्त का गोविंद गुप्त नामक एक छोटा भाई था जो कुमारगुप्त के समय बसाढ़ का जो है राज्यपाल था। यहाँ पर यह भी बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा ही किया गया था, ये हालांकि आगे आपको बताएंगे। तो ये कुमारगुप्त, बस इतना भी याद रखें, कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बना है, ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त प्रथम के निधन के बाद उसका सुयोग पुत्र स्कंदगुप्त जिसने कर्मादित्य जो है अपने को टाइटल लिया के सिंहासन पर जो है बैठा। जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन के प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 यानी 455 ईस्वी जो है बताया जाता है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजू श्री मूल कल्प में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ, बुद्धिमान और धर्मवात्सल शासक कहा गया है। वहीं पर यह भी आपको बताते चलें कि हुनों द्वारा इस समय जो है बार बार आक्रमण हो रहा था और
इसने हुनों के आक्रमण से जो है स्कंदगुप्त ने ये रोका, इसलिए इसको देश रक्षक के रूप में जाना जाता है। इसने हुनों के आक्रमण को जो है भारत में आने से रोका। ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हुनों के आक्रमण को किसने रोका? तो स्कंदगुप्त ने रोका, और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर गांधार और अफगानिस्तान में जो है तक जो है छोड़ दिया, और गांधार और अफगानिस्तान में जो है हुन जाकर बस गए। स्कंदगुप्त ने हुनों को बुरी तरह पराजित किया और बाहर खदेड़ दिया। इसके बारे में हमको जो है जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में हुनों को मल्लेच्छ जो है कहा गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि सुदर्शन झील के निर्माण में भी स्कंदगुप्त ने जो है काम किया था। स्कंदगुप्त एक लोकोपकारी शासक था और जिसने अपनी प्रजा के सुख दुख और निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। सुदर्शन झील को निर्माण किसने करवाया था? पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने जो है इसको निर्माण करवाया था, और अशोक ने के समय जो है इस झील को पुनः जो है ठीक करवाया गया था। आगे चल के स्कंदगुप्त ने फिर इसका निर्माण करवाया, और स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने जो है इसको मुख्य रूप से इसको निर्माण कराया, बनवाया, और आगे जो है रुद्रदामन ने इस बांध को और मजबूती प्रदान किया। जब टूट गया था तो रुद्रदामन ने भी इसको ये किया और पुनर्गठन किया, और पुनर्निर्माण उसके राज्यपाल सुविशाख ने रुद्रदामन का किया। एक और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है कि इन सब राजाओं में, जितने भी राजाओं ने सुदर्शन झील बनवाया, उसमें से किसने जो है बिना बेगारी के, मतलब अर्थात की मजदूरी देकर जो है इस झील का निर्माण किया? तो ये रुद्रदामन ने बिना बेगारी के जो है करवाया था इस झील का निर्माण। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त भी एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था और उसकी उपाधि भी परम भागवत थी। आगे चलकर क्या होता है, छोटे छोटे गुप्त शासक बनते हैं, और चूंकि सामंतवादी व्यवस्था जो है इस समय जोर पकड़ने लगती है, तो आगे चलकर गुप्त साम्राज्य जो है गुप्त वंश का पतन हो जाता है। तो आप लोग यहीं तक जो है गुप्त वंश देखते हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के तहत। तो करंट अफेयर्स में पहला जो है आज का करंट अफेयर्स है, ये है जो है सांग्री-ला संवाद। इसको इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे, ये किसने क्या कहा वो जरूरी नहीं है। सांग्री-ला संवाद जो है ये कहां पर हुआ? तो सिंगापुर में हुआ। ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे, आपका जो है करंट अफेयर्स बन जाएगा। चूंकि इसमें जो है भारत के बारे में फिलीपींस ने भी कहा, सिंगापुर ने भी कहा है, और उसके बाद जो है अमेरिका के जो रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन हैं, इन्होंने भी सांग्री-ला संवाद में भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में जो अपना वक्तव्य दिया है, इसलिए ये करंट अफेयर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको सांग्री-ला संवाद कहाँ हुआ है? सिंगापुर में यह हुआ है। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है याद रखना है, और हमको नहीं लगता है कि और पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है डीपी मनु ताइवान ओपन में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये याद रखना है कि डीपी मनु जो है ये एक जो है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, मतलब भाला फेंक स्पर्धा से संबंधित खिलाड़ी हैं डीपी मनु, जिसने ताइवान ओपन में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये इस तरह के प्रश्न एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है युद्धाभ्यास से संबंधित, और ये युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच हो रहा है, जो कि दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत सागर में तैनात भारतीय नौसेना पोत शिवालिक जो है मिशन जापान के लिए रवाना हो चुका है। तो भारत और
भारत और जापान के बीच जो है जीमेक्स समुद्री अभ्यास जो है, समुद्री सैन्य अभ्यास ये होगा। साथ ही साथ जो है रिम ऑफ पैसिफिक, जिसको कि रिम पैक 24 बोलते हैं, ये भी सैन्य अभ्यास होगा। तो जीमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच होगा, और रिम पैक्स में जो है अन्य देश भी भाग लेंगे। तो ये दोनों जो है युद्धाभ्यास आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। इसके बारे में हालांकि बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आरती जो है, जो कि बहराइच की हैं, इनको जो है, जो कि ई रिक्शा चलाती हैं, इनको इंग्लैंड में जो है सम्मानित किया गया। तो ये आपको जो है पूछे जाने की संभावना ज्यादातर है, यूपी का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें। आगे चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। आज का अगला करंट अफेयर्स जिनको ये है रुचिरा कंबोज के बारे में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थाई प्रतिनिधि जो थी ये रुचिरा कंबोज, ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। ये इनका सेवा काल जो 35 वर्ष तक रहा। इन्होंने कंबोज 1987 में सिविल सेवा बैच की जो अखिल भारतीय महिला टॉपर रही है, और 1987 में विदेश सेवा बैच की जो है टॉपर रही है। और ये जो है न्यूयॉर्क में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि राजदूत जो है ये रही थी। 2 अगस्त 2022 को जो है ये बनी थी, और ये अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत में चीनी राजदूत से संबंधित। भारत में नए चीनी राजदूत जो हैं ये नियुक्त हुए हैं। उस राजदूत का नाम क्या है? सू फी होंग, जो कि राष्ट्रपति से मिले भी हैं। तो बहुत दिनों बाद जो है चीन के कोई राजदूत जो है मनोनीत हुए हैं। तो राजदूत का नाम जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे, सू फी होंग जो है, जो कि राष्ट्रपति से मिले हैं। कोई भी राजदूत जब नियुक्त होता है तो वो जो है अपना परिचय पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ये एक रूल है, ये प्रत्येक बार जो है ये होता है। तो इनका नाम जो आप लोग याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।